अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन। आज के लम्हे खबरिया स्पेशल शो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ आज की स्पेशल एपिसोड में साथ देंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निम्रा मलिक और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अहम अनाउंसमेंट के साथ कि आज इस प्रोग्राम के जो परमानेंट होस्ट है मिस्टर किवान हामिद राजा और मिस नौशीन बुखारी, ड्यू टू सम रीजंस वो आज के इस एपिसोड को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम करने का मौका मिला और मेरे ख्याल से हमारी खुशकिस्मती है। जी बिल्कुल, वी विल कॉल इट और गुड लक के हमें मौका मिला है। एनीवेज, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज के स्पेशल एपिसोड में हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। वो टॉपिक्स जो पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक मईशत से है, जिनका ताल्लुक आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। सो आपने भी अपना इनपुट देना है, जो भी आपका फीडबैक है वो आप दे सकती है। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0335488884। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 05141022357। सो जनाब, आपने अपना इनपुट देना है। हमारे पूरी टीम को आपके इस फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं सबसे पहले आज की इस टॉपिक के ऊपर आपको बताता चलूं कि जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है वो, जिस तरह आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात। कौमी असम्बली बलूचिस्तान और सिंध के सूबाई असम्बलियों की मुद्दत तकरीबन मुकम्मल होने को है। निगरान सेटअप के लिए दुबई में दो बड़ी सियासी जमातों के सुप्रीमोस के बीच मुलाकात हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि नून लीग के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच दुबई में तकरीबन 2 घंटों तक एक मजलिस जमी थी। उस मजलिस में पाकिस्तान की सियासत को लेकर, पाकिस्तान के आने वाले निगरान सेटअप को लेकर और मुल्क की मईशत को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात हो चुकी है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम पेश किए गए थे उनके ऊपर भी बात हो गई है, लेकिन हम तक जो इतलात पहुंची है उसके मुताबिक ताहाल निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पर इतफाक़ नहीं हो पाया। ताहम इस बात के ऊपर इतफाक़ दोनों बड़े पार्टियों के लीडर्स ने किया है कि पाकिस्तान के सियासी, समाजी और माशी मुस्तकबिल और तसलसल के लिए इंतखाबात ज़रूरी है और होना चाहिए कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के बीच इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने की जो तजवीज़ है इस वक्त सामने आई है, उसके ऊपर भी बात हो गई है। इसके अलावा इस बात के ऊपर भी इत्तेफाक किया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अलावा माशी अबतरी की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट बैंक पर जो मनफी असरात है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से दोनों बड़ी पार्टीज़ के ऊपर, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर जो वोटर्स का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी शेक हो चुका है। जी निम्रा जी, आपके क्या इत्तेफाक करती है मेरी इस बात? जी बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। इस वक्त जो वैसे पॉलिटिकली सिचुएशन देखी जाए तो ओवरऑल पहले से कुछ बेहतरी आई है देखने में। बेशक महंगाई है और कहने को तो यही है ना कि मतलब बेशक नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और अगर आम आवाम से जाकर पूछा जाए तो उनको यही सुनने को मिलता है कि हमें तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो निम्रा जी, अगर मैं आपको एज अ पॉलिटिकल पंडित ले लूँ तो क्या प्रेडिक्शन करेंगी? आपके ख्याल में आने वाले इलेक्शन के नतीजे में किसकी सरकार बन सकती है? वैसे अगर तो खान साहब को, क्योंकि इलेक्शन में हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस भी समझ चुकी है कि कुछ ऐसी टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम चाहेंगे कि इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आप अपना फीडबैक दें। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी एतराज़ात आ चुके हैं, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट में जितनी भी पार्टीज़ है उन्होंने अपने अपने नुमाइंदों को बतौर वज़रा शामिल किया हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। ताहम अगर पंजाब को देखा जाए तो केपी की बनिस्बत पंजाब की गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इट्स लाइक, आप कह सकते हैं, एक ओपिनियन है कि मोहसिन नकवी साहब की जो सरकार है, निगरान गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है बनिस्बत अगर हम केपी की गवर्नमेंट को ले लें, यानी आज़म खान साहब और उनकी निगरान काबीना को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो गए उनके ऊपर उनकी जो रिएक्शन आई। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अपर एरियाज़ में जो इस वक्त सैलाब की वजह से काफ़ी मुतासर है, तो आई डिडंट सी कि कोई निगरान वज़ीर
निराला साहब जो है वो चतराल जाकर खुद इमदादी कामों को लीड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इसकी बनिस्बत पंजाब में लाहौर में बारिश हुई, मोहसिन नकवी साहब जो है वो पैंचे चढ़ाकर बारिश के पानी में कूद गए और उन्होंने पूरे शहर को पानी से साफ करने की जो मुहिम चल रही थी उसको लीड भी किया। बिल्कुल। तो और ये सब जब मैंने खुद देखा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब इस तरह के लोग भी हैं जो आवाम के बारे में भी सोचते हैं। हाँ, मतलब हमारी इन बातों का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम प्रेस कर रहे हैं पंजाब की गवर्नमेंट को, लेकिन हम जब कंपैरेटिवली देखते हैं आपके पास कंपैरिजन होनी चाहिए। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश है, कहाँ पर ज़्यादा स्पेस है टू डू मोर, और उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए और निखार लाने के लिए। निखार से मुझे याद आया, आप निखार के लिए क्या यूज़ करती हैं? वो तो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, हम क्यों शेयर करें। लेकिन मैं आपको बताता चलो, मैं ना निखार के लिए थोड़ा सा व्यूवर्स को भी गाइड करते हैं ना, क्योंकि आजकल अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर और अपने लुक्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा वो वी कैन से वो सेंसिटिव है। सो आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, दैट्स गुड नॉट जस्ट फॉर योर स्किन बट आल्सो फॉर योर होल बीइंग, जो हम कह सकते हैं ना कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर उसके बहुत पॉजिटिव असर आएंगे। बिल्कुल। और मेरा फ्री मशवरा है, इसका एक मशवरा ये भी है कि जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उनके फेस पे वो चीज शो होती है। सो अगर आप लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो टेंशन फ्री होकर रहें, अपनी लाइफ चिल रहे हैं। बिल्कुल, चिल होने के लिए आपको हम टिप्स वक्तन फवक्तन देते जाएंगे। लेकिन मैं दोबारा से आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी की दुबई में जो मुलाकात हुई है, उनके बारे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ और जरदारी की इस मुलाकात में ये जो ऑप्शन आया था ना कि इलेक्शन को डिले किया जाए, निगरान गवर्नमेंट को आप ज़्यादा एम्पावर कर ले ताकि वो आने वाले जितना भी अरसा है उसमें वो मेजर डिसीजंस जो पॉलिसी को लेकर हो सकते हैं वो कर ले। सो इस बात को चांसेस काफ़ी ज़्यादा भी बन सकते हैं कि अगर दोनों रहनुमाओं के बीच में इंतखाबात के हवाले से फ़िलहाल डेट के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा या नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि नून लीग के लिए ऐसे समय में इलेक्शन को कंटेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि विदाउट आप नवाज शरीफ के नून लीग से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को लेकर या मरियम नवाज साहिबा की धुआंधार तकारीर और ट्वीट्स को लेकर वो इलेक्शन कैंपेन में जा पाएंगे या इलेक्शन में वो आवाम का सामना कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी जो फिलहाल सूरत हाल चल रही है उससे तो यही सब कुछ लगता है। और इस पूरे पॉलिटिकल डिबेट में अगर हम कायदी जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादती होगी, बिकॉज मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट के लिए और हर अपोजिशन के लिए हर वक्त उनकी खिदमत होती है, चाहे सरकार बने या अपोजिशन बने, तो मौलाना साहब की खिदमत जो है वो हाजिर होती है। मौलाना साहब इस पूरे सूरत हाल में काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको दुबई में नहीं बुलाया गया, हालांकि मौलाना साहब खुद उनके बारे में कहा गया था कि वो थाईलैंड से होकर आए हैं, और जो थाईलैंड से होकर आता है तो मुझे लगता है कि फिर उसे दुबई नहीं जाना चाहिए। लेकिन एनीवेज मौलाना साहब को चूंकि एतमाद में नहीं लिया गया था, सो उसकी वजह से मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इजहार किया है। पेशावर में बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इसके अलावा जमीयत उनकी पार्टी जो है उनके मुख्तलिफ लीडर्स ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इस बात के इसके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, कम अज़ कम जो अगर ये PDM इत्तेहाद है तो इसमें सिर्फ 2 पार्टीज़ को डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं होना चाहिए, मौलाना साहब का मौक़िफ़ है। तो आपके ख्याल में मौलाना साहब को एक तरफ रख कर मियाँ साहब और जरदारी साहब आपस में मिल बैठे तो ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? इस बात को रहने देते हैं। क्यों? आप मौलाना को सपोर्ट करती है? नहीं, अब हम तो न्यूट्रल होते हैं, हम क्या कह सकते हैं। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। अच्छा जी, इस दौरान में आपकी चाय भी आ चुकी है, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया चाय आपका। और मेरे लिए कहवा भी, एंड थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं रोजाना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी जी, हम आपको लम्हे खबरिया में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मैं आपके शो के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आपका शो बहुत बहुत अच्छा है और मैं आपका शो बाकायदगी से देखती हूँ। अच्छा, बाकायदगी से? लेकिन हम शो तो में पहली अच्छा जी, वो आप बता सकती है कौन से रेगुलर एंकर्स होते हैं इस प्रोग्राम के? होस्ट कौन है?
मैं केटू के शो बाकायदगी से देखती हूँ, लेकिन आपका शो आज चल रहा था, मैंने कहा इसमें भी कॉल कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आपको मजा आ रहा है हमारे शो को देखकर? जी अभी तक तो आ रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे भी आएगा, आगे भी आएगा आगे भी आएगा। इंशाल्लाह। बस आपने एक काम करना है, अपना सीट बेल्ट बांधना है और उठना नहीं है। बिल्कुल। जी ठीक है। और जैसे आपने कहा कि ना नम्र आपकी बहुत अच्छी लग रही हैं और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी तारीफ माशाल्लाह, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। लेकिन वैसे आपको पता है आजकल मतलब मर्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही है। कहाँ से पता नहीं कोई दोशीज़ा आकर दीर चली जा रही है, कोई सवाबी में उनको अपनी वी कैन से कि उनको ख्वाबों का शहज़ादा मिल रहा है। सो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर इस तरह स्क्रीन पे लोग मुसलसल मुझे देखते जाएं? ओह माय गॉड। इस तरह से तो नहीं मैं सोचती, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ तो। अच्छा सॉरी, मैंने पूरी तरह सुना नहीं। आप किसकी स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर अच्छा फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट ईयर। जी 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 जी। मंडे वाले दिन रिजल्ट है, दुआ कीजिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट करे अच्छा आपका होगा, रिजल्ट अच्छा लेकिन है। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए मेरी दिल से दुआ निकल रही है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आपने मर्दान से कॉल की, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको आपके इस इम्तिहान में कामयाब करे। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है, मेहनत शर्त है। बल्कि दुआ ऑफ कोर्स दुआ के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो जितनी आप मेहनत करेंगे और फिर उसके साथ आप हमारी दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआएं, साथ वो कहते हैं ना दवा की भी ज़रूरत होती है। दवा की भी ज़रूरत होती है। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है कुहाड़ से हमारे साथ इस वक्त कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कौन, कहाँ से? अच्छा कुहाड़ से है, लेकिन जी बात कर रही हूँ स्वाद से। सवाद से। अच्छा सॉरी, नाम पूरी तरह मैंने नहीं सुना, दोबारा फरमाइए। अच्छा जी, क्या हाल है? सवात में तो इस वक्त शलतालान का मौसम चल रहा है जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे आज के इस शो को लेकर? आपकी शो बहुत अच्छी है। अच्छी, हमारी शो अच्छी है, बहुत शुक्रिया। निम्रा अच्छी है, मैं अच्छा हूँ। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, टॉपिक को आपने सुना। हम पॉलिटिक्स को थोड़ा लाइटली अंदाज में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हमारी ये कोशिश होगी कि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और आपको हम कोई मालूमात भी दे सके। तो ये जो दुबई में मुलाकातें हो रही है और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ नामज़ीरी गौर है, तो क्या आपके ख्याल में इसाक डार साहब इस ओहदे के लिए मौजूद शख्स है? जी। अच्छा, मुझे पॉलिटिक्स से इतना शौक नहीं है। अच्छा, ओके जी। प्रोग्राम जो होता है ना, हर हफ्ते देखती हूँ। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपका। आपने स्वाद से कॉल मिलाई थी और उनका ये कहना था कि अच्छा हमारे पास व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज। अच्छा, व्हाट्सएप पे जो मैसेज हमें आया है इसको हम बिल्कुल अनाउंस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सएप और इसके साथ साथ हमारी गपशप का ये सिलसिला चलता रहेगा। स्टे ट्यून विद अस। जी जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। यकीनन हमारे प्रोग्राम का वेट हो रहा होगा और आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। जी बिल्कुल, अगला टॉपिक आपके पास, आपके हाथ में है। जी तो जी बिल्कुल। पाकिस्तानी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी और तरमीम के बाद निगरान हुकूमत को माशी मंसूबों और बैनुल अक़वामी माहिदों पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल होगा। आम इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद तरमीम करके इंतखाबात बिल 2023 पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम बिल है, एक अहम कानून है जो कल पार्लियामेंट ने पास किया था। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, मैं खुद वहाँ पर गया हुआ था एज ए रिपोर्टर। मैंने देखा कि किस तरीके से इस बिल को पास किया गया, लेकिन आई से कि जो अपोजिशन बेंचेस है उनकी तरफ से बहुत सख्त एतराज़ आया था कि इस बिल को बहुत उजलत में, मतलब इट वाज इन अ वेरी हैस्टी मूव इसको पास किया गया। इस बिल के सेक्शन 230 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अपोजिशन का ऐसा मानना है कि सेक्शन 230 के ज़रिए निगरान गवर्नमेंट को मज़ीद बाइख्तियार बनाया गया है। हालांकि निगरान गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि निगरान गवर्नमेंट जस्ट आएगी, इलेक्शन करवाएगी और फिर हैंड्स अप होकर वापस, मतलब जो निगरान गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। आने वाले इंतखाबात के लिए इन्होंने सिर्फ पूरा ऑपरेशनल इसको देखना है। लेकिन जो सेक्शन 230 है उसके मुताबिक निगरान गवर्नमेंट अहम पॉलिसी डिसीजंस, मिसाल के तौर पर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ
साथ या G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स होती है वो कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगरान हुकूमत इस मुल्क में रहे तो आने वाले चंद महीनों तक इंतखाबात ना भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर निगरान गवर्नमेंट के पास इख्तियारात इन्होंने दे दिए तो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, और ऐसी खिचड़ी जिसके बारे में अपोजिशन को भी तशवीश है, पाकिस्तान की पब्लिक को भी तशवीश है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के नतीजे में नए चेहरे सामने आए, नई फ्रेश ब्लड उसकी जगह रिप्लेस कर सके, और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को अगर कोई यंग बंदा, कोई फ्रेश बंदा देखेगा तो मेरे ख्याल से उसके जहन में कोई ना कोई इसका सोल्यूशन भी होगा और यकीनन वो भी कुछ ना कुछ अच्छी राय देगा हमें। जी जी जी। तो हमारे साथ इस वक्त कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा भाई साहब या बहन साहिबा, अगर आपने हमसे बात करनी है तो काइंडली अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। भाई साहब ने या बहन साहिबा ने कॉल की थी, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट है, ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, हम बार बार बोलते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम रखा करें। मैं आपको बताऊं, बचपन में जब हम रेडियो सुना करते थे, जब रेडियो अनाउंसर वो उनको बोलता था कि आप रेडियो की वॉल्यूम कम कर दें, मतलब ये इतना पुराना तरीका है जो अब तक हमारे कुछ हजरात और ख़वातीन को मेरे ख्याल से पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात कर रहे थे। इसकी अच्छा, वजीरिस्तान से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है वजीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। जी जी जी, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद। अच्छा जी, भाई साहब क्या कहेंगे? आज मुख्तलिफ टॉपिक्स भी है, नए चेहरे भी हैं, मुदस्सिर हुसैन है और उसके साथ साथ निमरा साहिबा है। किस टॉपिक पे बात हो रही है? जी जी जी। अच्छा भाई साहब, आपने भी अपनी टीवी की वॉल्यूम कम नहीं की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जितने भी व्यूवर्स हैं काइंडली जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की वॉल्यूम को डाउन करें, जिस डाउन वॉल्यूम से निमरा बात कर रही है। नहीं एक्चुअली ना आपकी आवाज़ थोड़ी भारी है, इसी वजह से आपको लगता है कि मेरी आवाज़ डाउन है। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और उसके नतीजे में पास होने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर। ये एक्ट जो अब कानून बन चुका है, उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जो सिक्योरिटी अमला होगा वो उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता है जब तक उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ नहीं करे। बिल्कुल। इसके अलावा इस इलेक्शन तरमीमी एक्ट में ये बात भी शामिल है कि जो पोलिंग स्टेशंस बनेंगी, जो हल्का बंदियाँ होगी, तो वो इलेक्शन से बहुत पहले उसका प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए। इसके अलावा इस इलेक्शन एक्ट में जो इंतखाबी अखराजात होते हैं, मतलब अगर कोई उम्मीदवार कौमी असम्बली के लिए वो एज ए कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है या फिर कोई प्रोविंशियल असम्बली के लिए कंटेस्ट कर रहा है, तो इससे पहले जो लिमिट थी वो बहुत कम थी, यानी कौमी असम्बली के लिए मेरे ख्याल से 40 लाख थी और सूबाई असम्बली के लिए 15 से 20 लाख थी। अब इस लिमिट को भी बढ़ाया गया है, यानी आप दिल खोल कर खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो खर्चा आपका 1 करोड़ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना उस सूरत में इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। लेकिन जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में तो करोड़ 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 जस्ट वन यूनियन काउंसिल्स में खर्च होते हैं। कभी आपको इलेक्शन में पैसे मिले? नहीं। वैसे आप मेरे ख्याल से वोट डाल चुकी है? नहीं। अच्छा, मतलब इतनी कम उम्र है आप? नहीं उम्र तो है, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि क्या फायदा, मेरे एक वोट से कौन सा किसी ने जीत जाना है जिसको मैं अगर हम सब पाकिस्तान की पब्लिक ये जी बिल्कुल, ये तो हमारा फर्ज है कि हमें अपने लिए अच्छा लीडर चुनने का। जब तक आप जैसी सेंसिबल खवातीन और जो सेंसिबल हजरात होते हैं या सेंसिबल सिटीजन से अगर वो अपना वोट इस ख्याल के साथ नहीं डालेंगे कि जी हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो उसकी वजह से फिर इस सिस्टम में जो रोटन एग्स है, जो रोटन फेसेस है, जिनको हम बिलउमूम करप्शन या करप्ट पॉलिटिशियंस के नाम से जानते हैं या उनको बुलाते हैं, तो फिर वही चेहरे बदलते जाएंगे और जो ऑनेस्ट है, जो डेडिकेटेड है, जो इस मुल्क के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे सेंसिबल सिटीजन उसको वोट ही नहीं देंगे। फिर क्या करना चाहिए? तो फिर आपको वोट डालना चाहिए और सबसे पहले आपका वोट मेरे हक में आना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से? मैं ज़ोबिया मंजूर बात कर रही हूँ, हिंदा से। अच्छा सूबिया साहिबा, कहां से कॉल की है आपने? मैं
अच्छा जी, इस्लामाबाद से हमारे साथ है अच्छा जी, आप क्या कहेंगे हमारे टॉपिक्स के ऊपर? आपके क्या सोच है, क्या नजरिया है आपका? टॉपिक तो सॉरी मैंने नहीं देखा, लेकिन अच्छा, हमें तो देखा है ना, हमारे ऊपर कमेंट्स पास कीजिएगा। मैं इसको हाय हेलो करना चाह रही हूँ। जी हाय। और आप लोगों के टॉपिक के हवाले जी और टॉपिक जो आपका टॉपिक ओके जी, खुदा हाफिज़। ब्रेक हो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूं कि इस वक्त तक हम 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, एक पाकिस्तान की निगरान गवर्नमेंट और दूसरा इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम है वो जिसको कल पार्लियामेंट ने पास किया था, इसके ऊपर हम डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। निमरा को मैं कायल करने की कोशिश कर रहा था कि आपने वोट ज़रूर डालना है, और यही जो मेरी इल्तिजा है ये तमाम इस वक्त देखने वालों से है। हमारे साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है बिजली के ताकतवर झटके। जी बिल्कुल, हम तो इसको एज अ जोक ले रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में करीबन 7.50 रुपए का इजाफा किया है। इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा चुका है। बिजली का बुनियादी टैरिफ जो है वो 42 रुपये और 72 पैसे तक पहुंच गया है। सेल्स टैक्स के बाद जो फी यूनिट बुनियादी टैरिफ है वो 50 रुपीज़ एंड 41 पैसे तक का हो गया है। अलबत्ता गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है कि जो प्रोटेक्टेड स्लैब्स है, यानी जो 1 से लेकर 100 यूनिट तक यूज़ करते, उनके ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आपने गवर्नमेंट की इस मक्कारी में नहीं आना। जो हकायक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। महाना 1 से लेकर 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपए इजाफे से 16.48 रुपए हो चुका है। यानी 1 से लेकर 100 यूनिट तक जो यूज करते हैं, मतलब उनके घर में एक बल्ब होगा, एक पंखा चलेगा, इतना ही हो सकता है, उनके ऊपर भी सरकार की तरफ से तकरीबन 3 रुपए तक का जो टैरिफ है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा महाना 101 से 200 यूनिट तक का जो टैरिफ है वो 4 रुपए इजाफे से 22.95 रुपए का हो चुका है। महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ जो है वो 5 रुपए इजाफे से 27.14 रुपए हो चुका है। महाना 301 से, ये मतलब ये जो एवरेज हम मिडिल क्लास बोलते हैं, ये उनके लिए है। जो महाना 301 से 400 यूनिट तक का बिजली यूज करने वाले सार्फिन हैं, उनके लिए टैरिफ 6.50 रुपए इजाफे से 32 रुपए तक पहुंच चुका है। अलबत्ता जो महाना 401 से 500 यूनिट तक का टैरिफ यूज करते हैं, उनके लिए जो टैरिफ है वो 7.50 रुपए इजाफे से 35.24 रुपए का हो चुका है। इसके अलावा जो एलपीजी गैस है, यानी एलपीजी है, एलपीजी की कीमत में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तकरीबन 83 रुपीज़ यानी 83 रुपए का इजाफा हो चुका है। मुनाफाखोरों ने एलपीजी की कीमत में इजाफा किया है, एंड द रीज़न इज़ कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, चेक एंड बैलेंस के लिए जो बॉडीज़ बनाई गई है, उनकी तरफ से अपने फ़राइज़ से कोताही और पहलूतही के नतीजे में मुनाफाखोरों ने एलपीजी की कीमत में बेतहाशा इजाफा किया है। मतलब 83 रुपीज़ पर केजी, या फिर अंदाज़ा लगाइए ये जो 11 किलो का सिलेंडर आता है, छोटा सा सिलेंडर, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से 3000 से उसकी कीमत ऊपर जा चुकी होगी। मुल्क के बड़े शहरों में एलपीजी की कीमत जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो हो गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इसकी कीमत जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत कम है, और एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी तरफ से एक तंजीम बनी है, उसके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट में उस दिन देख रहा था, उसमें उनका कहना था कि सरकार जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी, तब उनकी वजह, फिर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से एक स्पेस बन जाता है, और फिर उसके नतीजे में जो ब्लैक मार्केटर्स है, जो मुनाफाखोर है, जो इस कौम के रगों से खून का आखिरी कतरा निचोड़ना चाहते हैं, वो इस तरह इजाफा करते जाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही सीरियस इशू है, और मेरे ख्याल से अवाम जो है, हम तो चलो यहाँ से अपनी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचा देते हैं, लेकिन बेचारे आवाम वो जाके किसको और ये जो एलपीजी जो लोग यूज़ करते हैं वो मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ में रहते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपर स्वात, अपर दीर में रहते होंगे, पंजाब के दूर दराज इलाकों में, बलूचिस्तान में जो गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, वहाँ के ऐसे बहुत से इलाके हैं, बल्कि काफ़ी सालों तक। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करती चलूँ, ज़रूर, मैं वेट कर रहा था। अब कुछ इलाकों में ना ऐसा है कि रात को 9 या 10 बजे के बाद गैस चली जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस सेक्टर में रहता हूं, यहाँ भी रात 9 के तो बाद फिर गैस अब गायब। ये जो है अवाम की मजबूरी बन गई है। अभी यहाँ से फारिग होने के बाद जल्दी जल्दी मैंने रोटी पकानी
बिकॉज गैस चली जाती है ना, और इट्स अ वेरी सीरियस इशू के जो मार्जिनलाइज्ड एरिया है, जो जिनको हम दूर अफ्तादा इलाके बोलते हैं, उन इलाकों में लोग मजबूरन या तो लकड़ी काटते हैं, मतलब जंगल काटते हैं, दरख्त को जलाकर फिर वो अपने लिए जो उनका खाने पकाने का सामान होता है वो तैयार करते हैं, या फिर अदरवाइज वो एलपीजी यूज करते हैं। और जब एलपीजी की कीमत 260 रुपए फी किलो होगी तो बंदा पहले बिजली का बिल भरे, एलपीजी गैस खरीदे, बच्चों के लिए आटा खरीदे, चीनी 150 रुपए हो चुकी है, घी की कीमत आप देख ले, सब्जी टमाटर की कीमत 150 140 में किलो बिक रहा है। आप नहीं खाती टमाटर? खाते तो हैं, तो फिर आप इतनी हैरत से हैरान इस वजह से हो रही हूँ कि माशाल्लाह से आपको सारी चीजों के रेट्स बड़े अच्छे तरीके से नहीं होना चाहिए। जब तक एक जर्नलिस्ट को, एक एंकर को जब तक बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा, क्योंकि ये ऐसे मसाइल है जिससे हमारी पूरी पब्लिक जूझ रही है, जब तक हमारे पब्लिक के इन मसाइल का हमें नहीं पता होगा तब हम बेहतर तरीके से इन इश्यूज के ऊपर बात भी नहीं कर सकते। तो टमाटर 140 150, चीनी की कीमत 150, आटा जो 20 किलो का एक छोटा सा तेला आता है वो पहले 2200 में था, अभी उसकी कीमत भी 3000 को जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि गैस की कीमत आपने इतनी बढ़ाई, इसाक डार साहब बिजली की कीमत आपने इतनी बढ़ाई। अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है और आपने IMF की शराइत ही को पूरा करना है तो क्यों ना IMF को हमें अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। आप लोग क्यों मुफ्त में मजे ले रहे हैं? बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान की पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि ये जिन लोगों को हम वोट डालते हैं या नहीं डालते लेकिन वो फिर हुक्मरान बन जाते हैं, ऐसे लोगों का फ़ायदा क्या है, ऐसे हुक्मरानों का फ़ायदा क्या है जिन्होंने बैरूनी इशारों के ऊपर चलना है, बैरूनी इशारों के ऊपर, शराइत के ऊपर उन्होंने कीमतें बढ़ानी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंट्रोल्ड है, मुल्क से बाहर चीज़ें कंट्रोल होती है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल लम्हे फ़िक्रिया है, मैं कहूँगा लम्हे खबरिया से इसको जोड़ता हूँ। लम्हे खबरिया में ये एक लम्हे फ़िक्रिया है जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। जी निमरा जी, ब्रेक का टाइम हुआ चाहते हैं? जी बिल्कुल, वापस आते हैं और अपने इसी टॉपिक को आगे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम लम्हे खबरिया के साथ मैं हूँ मुदस्सिर हुसैन और मेरे साथ मौजूद है निमरा मलिक। ब्रेक की तरफ जाने से पहले हम बात कर रहे थे एलपीजी और बिजली की कीमतों में किए गए बेतहाशा इजाफे के साथ। इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी निमरा जी। जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुतल्लिक है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की चीन की जानिब से कर्ज रोल ओवर किए जाने की तस्दीक। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान सिर्फ सूद अदा करेगा। तमाम कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तोसी, मतलब 2 साल तक की तोसी की गई है। बिल्कुल 2 साल की। और चीन ने 18 जुलाई को भी पाकिस्तान के $60 करोड़ रोल ओवर किए थे। माशी खुद इंसारी प्लान में पेशरफ्त, खलीजी ममालिक का पाकिस्तान का मौशी शराकतदार बनने का अंदिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर बड़ी सरमायाकारी करेंगे। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे इस फंड में मुंतकिल होंगे जो सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होंगे, और 7 रियासतों के $8 अरब के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। और 2035 तक पाकिस्तानी मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। UAE से मौशी शराकतदारी तय है। अल्लाह करे कि 2035 तक पाकिस्तान की इकॉनमी $1 ट्रिलियन को छू जाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो पड़ोसी रियासत है उसकी इकॉनमी $1 ट्रिलियन को छू चुकी है। एंड द रीज़न एट के वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सरमायाकारी के ऊपर, उन्होंने गुड गवर्नेंस के ऊपर और कुछ फाइनेंशियल जो फिस्कल मामलात है उसके ऊपर जो उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से अब भारत जो है वो माशी मैदान में बहुत आगे बढ़ चुका है। आपने बात की कि किस तरह चीन की तरफ से हमारे साथ हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। चीन ने पाकिस्तान का जो तकरीबन $2 अरब और $10 करोड़ का कर्ज था उसको रोल ओवर किया है, और तकरीबन 2 साल के लिए पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्ज था उसको रोल ओवर किया जा चुका है। पाकिस्तान जस्ट उसका इंटरेस्ट रेट पे करेगा, बिल्कुल ऐसे सिर्फ सूद अदा करेगा। हाँ, और इसके अलावा इससे पहले भी चीन ने 18 जुलाई को पाकिस्तान के तकरीबन $60 करोड़ का जो कर्ज था उसको रोल ओवर किया था। ये तो कर्ज के हवाले से
जो चीन ने पाकिस्तान को यकीन दहानियाँ करवाई थी कि जी हम हर मुश्किल दौर में, हर मुश्किल में हम आपके साथ होंगे, तो चीन ने साबित किया कि पाक चीन जो दोस्ती है वो समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची है। एंड जो आयरन ब्रदर्स का एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान और चाइना में, यानी बीजिंग और इस्लामाबाद में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि इतनी मुश्किल सूरत हाल से जो इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है कि IMF आपको $1 अरब देने को तैयार नहीं था। ये तो अल्लाह भला करे सऊदीया का और अमारात का, कतर का और चीन का, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। और इन ममालिक ने साबित किया कि अगर इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, मतलब जो मुश्किल में हाथ आगे बढ़ा सके मदद के लिए, तो वो सऊदीया है, वो कतर है, वो UAE है, और सबसे बड़ा जो हमारा दोस्त है वो अवामी जमहूरियत चीन है। बिल्कुल, और दोस्ती का पता तभी चलता है जब आप मुश्किल में होते हो। जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त है। एब्सोल्युटली। हम इंसान जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो अगर कोई हमारे साथ कोई भला करे, कोई मतलब सपोज कर्ज दे या फिर कोई और किसी और तरीके से हमारी मदद करे, तो वो जो मुश्किल में आपकी मदद करते हैं, उनका चेहरा और उनकी मदद आप रोज़ क़यामत तक नहीं भूल सकते। बिल्कुल। और अगर आप भूलते हैं तो आप सबसे बड़े एहसान फरामोश। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे आपका कभी वास्ता हुआ है, कभी किसी से कर्ज लिया हो और फिर जब देने की बारी आई हो तो आपने मतलब कहा कि जी मैं तो नहीं जानती आप मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने कर्ज दिया है, लेकिन लेते वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा, पहले बता दी थी मैं आपसे भी कर्ज लेता। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब वापस का कहा जाए। जब एक इंसान ने इतनी लिमिट के लिए आपको बोला है कि इस टाइम के बाद हम आपको वापस कर देंगे, अब नहीं वापस किया, इट्स ओके, नहीं होंगे, खैर है, अल्लाह मालिक। जिस तरह पाकिस्तान ने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, पेरिस क्लब से, यूरोपियन कंट्री से कर्ज लिया है, और जब देने की बारी आई तो हमने साफ बात कही कि जी हमारे पास तो देने को कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो 2-3 महीने के निज़ाम चलाने के लिए पैसे नहीं है, हमें तो आप मजीद कर्ज दे। मतलब ये अच्छा जी, मालकर से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजद्दिद जी जी जनाब, अपना नाम बताइएगा। आकीम दादा बोल रहा हूँ मलाकन से। जी 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 जी, क्या कहेंगे? मैं आपको 2-3 टॉपिक आपने लाए। जी जी। लेकिन पहले आप डॉक्टर साहब का कह रहे थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, तो मुजद्दिद आप तो हमसे बहुत बाखबर है। इनने 4 साल वहाँ निकाले, आया 70 लाख रुपए इनने एरियर ले लिया। और दूसरी बात ये कि ये डॉलर का कारोबार करते हैं, हम पे जो है इससे बहुत जुल्म किया है, तो इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो क्या बनेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही रो रहे थे। तो नहीं भाई, बात यह है कि ये लोग मुंह पे कह रहे गरीब गरीब, दिल में गरीब को नहीं रखते, मुंह में रखते हैं, खाली मुंह में बोलते गरीब का है, गरीब का है। आपने बिल का कह दिया, बिल कितना महंगा हो गया जी। बिल्कुल। और बाकी चीजें आप 480 रुपए किलो दाल है, 480। ये गरीब आदमी रह सकता? अब तो जान मार जाते थे, वो भी अब नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और ये कह रहे, और दूसरी आपने काबीना में वो जो इसने ये अपने लिए किया है, ये बंजर पान, ये आप आने वाली हुकूमत के लिए क्या करें? बिल्कुल सर, ऐसा ही है सिस्टम किया हुआ है कि ये क्या बनाएगा? जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह रहम करे, हम पे करे रहम। आमीन। अल्लाह से दुआ है कि वो रहम करे हमारे हाल के ऊपर। मालकन से आपने कॉल की थी, आपका बहुत शुक्रिया। इनका भी यही मौक़िफ़ है जिससे पहले हम रो रहे थे कि निज़ाम को चलाने वाले जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट के मसनद पे बैठे हुए हैं, वो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो उनकी अपनी ज़ात को लेकर होती है, मतलब अपने केसेस को लेकर, अपनी कंपनीज़ के कारोबार को लेकर। वो आवाम का भला नहीं सोचते, आवाम के बारे में सोचते नहीं है। वरना ये जो प्राइसेस जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाई है, अभी करीबन 1 महीने पहले बजट पास हुआ था जून में, और बजट के 1 महीने बाद डार साहब दावा कर रहे थे ना कि जी मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अब देखिए ये 7 से 8 तक आपने बिजली का रेट बढ़ाया है, LPG का रेट बढ़ाया है, चीनी का रेट बढ़ाया है, बहुत सी दूसरी चीजों के रेट आपने बढ़ाए। हमारे साथ इस वक्त कॉलर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अपना नाम बताइएगा प्लीज़। मियां मोहम्मद अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी मियाँ साहब, क्या कहेंगे आप? सर कहने को क्या बाकी रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हालात हो गए हैं वतन अजीज के, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो मुहिब वतन है वो अब ये सोच रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में अब कैसे मुमकिन होगा कि अल्लाह ताला आसानियाँ रखें, आने वाले वक्तों में अब कैसा लाहे अमल इख्तियार किए जाए, कैसी पॉलिसी बनाई जाए कि मुल्क फिर तरक्की की राह पे गामजन हो सके। जी अब देखिए सर, 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें, और दूसरे जो और हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है या चाइना है या और जो कंट्रीज हैं वो देखें कैसी तरक्की की शाहरा पे गामजन है, भाग रहे, तरक्की की शहराह पे वो भाग रहे जी, भाग रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने अभी कदम चलना नहीं सीखा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक बड़ी दुख भरी दास्तान है। अल्लाह ताला आसानी रखे कि हम चाहते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए पेट्रियाटिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के माशाल्लाह तमाम जो लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि एक ऐसी फिजा कायम हो जिसमें अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और मुल्क पाकिस्तान तरक्की की शाहरा पे गामजन हो। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। मियाँ साहब, एक सवाल है, ये निम्रा की तरफ से था, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। इन लाइटर नोट, क्या आप बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक लाहौर से है, आप खुद मियाँ साहब है, तो वो जो बड़े मियाँ साहब है वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं? सर ये इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? देखिए ये तो एक और मामला है। मैं तो दुआ करता हूँ कि कोई भी हो, अब तो अंजू भी आ चुकी है, अब तो बहुत सारी लड़कियां तक आ चुकी है, मियाँ साहब नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान सर तरक्की की शाहरा पे गामजन हो। हम तो चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी से चले नहीं, हम पाकिस्तानी है सर, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने लाहौर से कॉल की थी, बहुत अच्छी बात ही कही उन्होंने, और हमने कोशिश की तो उसको लाइटर मोड पे लेकर चले, लेकिन ये बिल्कुल एक हकीकत है। जिस तरह इनका कहना था कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस तरह मैंने फिर ऐड किया कि वो न सिर्फ एक तरक्की शहरा पे जा रहे बल्कि वो भाग रहे, और हमने अभी कदम लेकर चलना नहीं सीखा है। जैसे कि कॉल से पहले आप बात कर रहे थे कि ये जो बिल पास होते हैं इनकी जानिब से, और बाद में अवाम को ये बताया जाता है कि ये IMF की शर्त थी, हम लोग मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा निम्रा साहिबा, जिस तरीके से आपकी ये बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लग रहा है, पक्का यकीन है कि आप कोई खिलाड़ी रह चुके हैं किसी गेम की। जी अच्छा, मैं मतलब परेड में बहुत ज़्यादा शौक से हिस्सा लेती हूँ हर साल। अच्छा, वो 23 मार्च को जो परेड होती है? जी। अच्छा माशाल्लाह। इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? इसके अलावा बैडमिंटन खेल लेते हैं, क्रिकेट वाओ, बहुत आप तो हर साल प्रेस माशाल्लाह क्लब से में जो है वुमेन जर्नलिस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बहुत अच्छे और भी खिलाड़ी होते हैं, तो कभी जीत नसीब हो जाती है तो कभी हार। बेसिकली तो एक एक्टिविटी होती है ना। अच्छा जी, केलो से जुड़ी एक खबर भी हमारे साथ है, जो इस वक्त आपने देखा होगा कि हर तरफ मायूसी का माहौल बना हुआ है। हम जिस भी कॉलर से बात कर रहे हैं तो वो भी महंगाई और मुल्क की माशी सूरत हाल का रोना रो रहे हैं, और हम भी रो रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आ रही जिनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जिस तरह जिंदगी में खुशी गम का सिलसिला चलता रहता है, कभी खुशी होती है कभी गम होती है, मैं उस मूवी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो इस तरह रवां माह जो है पाकिस्तान में खेलों के लिए मैदानों से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमें मिली है। पाकिस्तान के हमजा खान ने मिस्र के खिलाड़ी मोहम्मद ज़करिया को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में हराकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का जो ताज है वो अपने सर रखा है। हमजा खान की उम्र सिर्फ 17 साल है, उनका ताल्लुक पेशावर से है। ये पिछले 37 साल में पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप को जीत पाया है। इससे पहले 1986 में जानशेर खान साहब जो थे, उन्होंने जहांगीर खान और एक दूसरा खिलाड़ी था, मेरे ख्याल से फ्रेंच खिलाड़ी था, उसको हराकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली थी। और इसी उसके तरह बाद उसके बाद अभी यानी 37 साल का ये लंबा गैप था, लेकिन ये बड़ी अच्छी खबर है। हमजा खान से हमें आगे भी बहुत सी उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि हमजा खान एक दफ़ा फिर स्क्वाश के मैदानों में पाकिस्तान के नाकाबिल शिकस्त होने का जो एक इमेज बनाता है बैक इन 80s, तो वो सिलसिला अभी दोबारा शुरू हो, क्योंकि जब खेलों के मैदान से आपको गुड न्यूज़ आती है आपका मुराल बूस्ट होता है। जिस दिन, मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, जिस दिन हमजा खान ने अभी थोड़ी मतलब 3-4 दिन पहले ये स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली, तो उस दिन मुझे एक दफ़ा से फिर मुझे एक हौसला मिला, और मुझे लगा कि जी हम आगे बहुत
کچھ کر سکتے ہیں جس اگر ہمیں تھوڑا سا ماحول اچھا ملے. ہمارے ساتھ لاہور سے کالر ہے, آپ نے ہیلو بولنا ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, فضل الرحمان لاہور سے. کیسے ہیں سر آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو اسپورٹس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, بہت خوشی ہوئی ہے اور پورے چینل پہ یہ ان کا ہو رہا ہے اسپورٹس والوں کا جس میں جیتے ہیں. دیکھیں, اور آج ایک اور اسپورٹس بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ جو ہمارے قومی کھیل ہیں, جو پہلے کے کھیل ہیں, ان کو بالکل دوبارہ جیسے ہاکی کے سامنے ہے, ہمارے ہاکی کے پلیئر کہاں سے کہاں آگے ہیں یہ آپ کے سامنے. اسی طرح ہمارا فوج بہت پرانی گیم ہے پاکستان کی, اس کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. جو نئی گیم آتے ہیں, نئے لڑکے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی میرا یہ نہیں دیکھ رہے جو ہماری قومی کھیل ہے وہ کہاں تک چلے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے, ابھی میں اس طرح سے بات نہیں کر پا رہا, لیکن جو ہمارے پرانے کھیل ہیں, قومی کھیل, وہ نیچے آ گئے ہیں. جو نئے کھیل آ گئے ہیں وہ لڑکے کہتے ہیں ہمیں سہولت نہیں ملی, یہ بھی کون نہیں ملا. سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل, بہت شکریہ. آپ نے لاہور سے کال کی تھی اور ان کا جو یہ موقف ہے کہ جی باقی کھیلوں کو بھی توجہ ملنی چاہیے, تو بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کا نیشنل گیم ہاکی ہے, لیکن ہاکی کو جس طریقے سے لے کر جایا جا رہا ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن میں اس وقت جو تنازعات, جو سکینڈلز آ رہے ہیں, پاکستان اولمپک ایسوسیشن میں جو تنازعات آ رہے ہیں, جو سکینڈلز ہے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب پچھلے 2 اشروں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ پاکستان پچھلے اولمپکس میں ایک بھی گولڈ میڈل نہیں جیت پایا, لیکن موصوف ابھی تک اپنی نشست پر برقرار ہے. مراد ہے, ان کو انکریمنٹس مل رہی ہے, ان کو تنخواہیں مل رہی ہے, پروٹوکول مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے. اور کھیلوں سے میدان سے جو ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں, جس طرح حمزہ خان نے یہ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے, تو حمزہ خان کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا جس میں حمزہ خان نے کہا تھا کہ جب باری آئی فیسیلیٹیشن کی, تو پاکستان کی جو اسکواش ایسوسیشن تھی ان کی طرف سے مجھے وہ مدد نہیں ملی جو مجھے ملنی چاہیے تھی. پھر انہوں نے حمزہ بھائی نے, حمزہ نے پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا ہے. لیکن واقعی جو اسکواش ایسوسیشن ہے, جو کرکٹ ایسوسیشن ہے, جو کبڈی ایسوسیشن ہے, جو باقی کھیلوں کے لیے ایسوسیشنز بنی ہے جن کو فنڈنگ ملتی ہے, لیکن وہاں پر نااہل لوگ جب آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نااہل بندہ پورے سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر ہمارے مینجمنٹ میں اچھے بندے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی کھیلوں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ ہم نمرا کو بھی دیکھیں گے کسی دن بڑے سٹیج پر, بڑے منچ پہ جا کر کھیلتے ہوئے, مطلب ورلڈ بیڈمنٹن ایسوسیشن کی طرف سے پاکستان. آپ کر سکتے ہیں بالکل, اگر موقع ملے. بالکل موقع ملے تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور پریکٹس کی ضرورت ہے. جی بالکل. ایک اور اچھی خبر بھی ہے, قومی شاہینوں نے بھارت کو بڑے مارجن سے شکست دے کر ایمرجنگ ایشیا کپ کا دفاع کر لیا. زبردست. پاکستان نے طیب طاہر کی سینچری اور صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کی 50s کی بدولت 352 رنز سکور کیے. ہدف کے تعاقب میں بھارت کی ٹیم 224 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان نے ایمرجنگ ایشیا کپ 128 رنز سے جیت لیا. 128 رنز کا اتنا بڑا مارجن بنتی ہے. ہاں بالکل, اس کے اوپر سیلیبریشنز بنتی ہیں. میں پروڈیوسر سے کہوں گا کیک لے آیا جائے, تھوڑی سی بلونز لے آئے تاکہ ہم سیلیبریٹ کر سکیں. واقعی مطلب جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ان چیزوں کو جب ہم سیلیبریٹ کریں گے تو ہمیں حوصلہ ملے گا, قوم کو حوصلہ ملے گا. بہت اچھی خبر ہے, خصوصاً جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت ہم سے معاشی میدان میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے لیے حریف ملک کا جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. لیکن جب کھیلوں کی بات ہم کرتے ہیں تو کھیلوں کے میدان میں ابھی بھی بھارت حریف ہے, بھارت زیر دباؤ ہے, انڈر پریشر ہے, کیونکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم, پاکستان کی ہاکی ٹیم, پاکستان کی فٹ بال ٹیم, پاکستان کے جوڈو کراٹے کی ٹیم یا پاکستان کا جو بیچ والی بال ٹیم ہوتی ہے, جب وہ جا کر کھیلتے بھارت کے خلاف تو پھر بھارتی کھلاڑی جو ہے وہ اتنے انڈر پریشر ہوتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت بھارت کی ٹیم جو مین ٹیم ہے کرکٹ کی, اس میں وراٹ کوہلی سے لے کر نیچے تک جتنے بھی کھلاڑی ہیں سارے انڈر پریشر آ جاتے ہیں. اچھا مدثر, جب نا پاکستان بھارت سے جیتا ہے نا وہ خوشی الگ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اس وقت جو دل میں خوشی ہوتی ہے نا, ایک جو اس وقت پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے جو محبت ہوتی ہے, بس وہ نہیں میں بیان کر سکتی. میرے خیال سے جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں یقیناً ان کے دل میں بھی وہی خوشی ہوتی
होती होगी जब पाकिस्तान स्पेशली भारत से जीत जाता है। बिल्कुल, वैसे तो वैसे मैं पाकिस्तान कहूँगा अल्लाह कि पाक मोहब्बत पाकिस्तान को को बयान हर करना चाहिए। आप कह रही हैं मोहब्बत बयान नहीं हो सकती, जब तक बयान नहीं होगी तब लोगों को कैसा पता जी चलेगा। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम के नाम मेरी तरफ से तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक हमारी पाकिस्तानी टीम को हमेशा सलामत रखे और इसी तरह जीत जी नसीब बिल्कुल, करे। आप अगर खुशखबरियों का ये ऐलान कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकता? जी, एक बिल्कुल ताज़ा गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में इनिंग्स और 200 रन से कामयाबी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। श्रीलंका को शिकस्त, आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर आया है जी। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और देखने वालों को भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने एमर्जिंग कप जीत लिया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया और इस वक्त आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग चल रही है वो उसमें पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर है। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। अब आटा घी थोड़ा सा सस्ता हो जाए तो रियली मजा आएगा कसम फिर तो से। और खुशी में इजाफा हो जाएगा। हाँ। लेकिन चलो जहाँ पे अगर थोड़ा सा गम है तो वहाँ पे खुशी भी है। जी बिल्कुल, खुशी भी है, गम भी है। हमें आपके व्हाट्सएप मैसेजेस बराबर आ रहे हैं। हमें मैसेज किया था एक नंबर से और इन्होंने मैसेज किया था कि जी मैं शो देख रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। नाम आपने नहीं लिखा वरना मैं अपनी तरफ से अहमद या गुलखान नाम डाल लेता। हमें दूसरे भाई साहब का भी मैसेज आया है, इन्होंने सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए हमें याद रखा और प्रोग्राम से हवाले से आपकी जो कीमती आ रहा है। हमारे साथ लास्ट कॉलर है आरिफ वाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अपना नाम बताइएगा और अब तक की जो हमारी बातचीत हो गई थी, जो हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, तो क्या आप उसके ऊपर कोई कमेंट पास करना चाहेंगे? सर नवाज मेरा नाम है, आरिफ वाला से बोल रहा हूँ। जी जी। मैंने तो अभी चुन किया आपका स्टेशन, तो अभी लाइव कॉल की मिल गई। बात मैं तो करना चाह रहा था वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मसले पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें वो इस्लामाबाद में है, वो एक लड़की पर तशद्दुद जज के बीवी का, वो भी गलत हुआ है, कहते हैं, मानते हैं गलत हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन उसको मलाला बनाकर पेश किया जा रहा है। इधर 5500 बच्चियां, क्या कहें, किससे कहें। सही बात है। अभी सुनीद है, कई चैनल पर भी सुना है कि उसमें एक MNA का बेटा असल मुलव्वस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब का बेटा, किसी चैनल ने उस पर बात की है। 5500 बच्चियां, क्या जुल्म है, किस तरह मुल्क को ले जा। खुदा के लिए काला अगर प्रोग्राम करना तो पूरा प्रोग्राम उस पर आप ही कर दे। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर, आपने आरिफ वाले से कॉल की थी। इनका जो कहना है कि वाकई स्कैंडल के ऊपर हम अभी आ रहे थे कि बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में जिनसी हिरासगी का और इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन का जो स्कैंडल आया है उसके हवाले से मेरे साथ एक छोटी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें जो मालूमात मिली है, मेरी मालूमात के मुताबिक उस स्कैंडल में उस इलाके के MNA जो वज़ीर भी रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जिसका ताल्लुक काफ लीग से है, उनके बेटे के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो बाकायदगी से ड्रग एडिक्ट रहे हैं। और फिर जी ज़राए का ऐसा कहना है कि तारिक बशीर चीमा साहब, DPO साहब और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बीच में कुछ पड्डा भी इस वजह से हुआ था, क्योंकि बशीर चीमा साहब का ऐसा कहना था कि अगर उनका बेटा बकौल ज़राए के ड्रग एडिक्ट हो गया है तो इसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी का माहौल जो था वो ऐसा मुनासिब नहीं रखा गया था। वाइस चांसलर साहब ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में दिया था। उनका ऐसा कहना था कि यूनिवर्सिटी को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, टीचर्स और फैकल्टी का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और जो इल्ज़ामात लगाए गए उसके नतीजे में बहावलपुर की ख़ित्ता, बहावलपुर की धरती और वहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके मुस्तकबिल को संगीन ख़तरात लाहिक हो चुके हैं, क्योंकि अब पूरे मुल्क में बहावलपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री, वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक बहस चल निकली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो एक स्कैंडल आया है, जितनी बच्चियाँ मुतासर हैं, मेरे ख्याल से फ़ौरन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए था। जो बाकी मामलात के ऊपर रोज़ हम देखते हैं कि हमारी अदालतें सरकार सियासी कार्रवाई के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 बल्कि पूरा दिन आधी रात को अदालती खोली जाती है। लेकिन जब बेसिक बुनियादी इश्यूज़ है, मतलब ये कोई दूसरा मुल्क होता तो गवर्नमेंट तक, प्राइम मिनिस्टर तक इस्तीफ़ा दे चुके होते। ये
कोई दूसरा मुल्क होता तो अब तक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा चुका होता, लेकिन पाकिस्तान है तो इसकी वजह से मामला अभी इनका ये गिला बजाता कि टीवी पे बात भी नहीं हो रही। बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जैसे कि हमारा प्रोग्राम देखा, इससे पहले भी वो बता रहे थे कि वो कोई प्रोग्राम देख कर आए हैं, उस मुतल्लिक बात हुई, लेकिन ये बात नहीं हुई कि उनके बेटे भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम इस मुद्दे के ऊपर मज़ीद बात कर सकें। आपने हमारा प्रोग्राम कैसे पाया? क्या आपको हमने किवान राजा और मिस नौशीन की कमी महसूस होने दी, जो कि बिल्कुल नहीं होने दी? एनीवेज व्यूवर्स, आप इसी तरह हमारी टीवी चैनल को देख रहिएगा और मुझे यानी मुदस्सिर हुसैन और निम्रा अली को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत निम्रा मलिक अभी आगे 2-3 प्रोग्राम्स में केमिस्ट्री बन जाएगी पूरी। जी जी बिल्कुल। तो निम्रा जी और मुदस्सिर हुसैन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।